नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त कविता में गहराई से उतरेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई व्हेन ऑटम केम। फैज़, जैसा कि आप जानते होंगे, अपने दौर के एक क्रांतिकारी शायर थे। उनकी कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ एक आवाज थी, एक ललकार थी। तो चलिए इस कविता के हर लफ्ज के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कविता में खो जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप ऑटम या पतझड़ के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? खूबसूरत रंग, गिरती हुई पत्तियां या कुछ और? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कविता पतझड़ की आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कविता शुरू होती है पतझड़ के आने से, लेकिन ये कोई शांत सुंदर आगमन नहीं है। ये हमला है। ये बहुत ही हिंसापूर्ण और क्रूर है। यहाँ ऑटम को एक हमलावर की तरह पेश किया गया है। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, स्ट्रिप्ड। इसका मतलब सिर्फ पत्तों का गिरना नहीं है। इसका मतलब है जबरदस्ती हिंसा के साथ सब कुछ छीन लेना। मानो पतझड़ ने पेड़ों पर हमला करके उनके कपड़े यानी उनके पत्तों को फाड़ कर अलग कर दिया। और फिर एबनी बॉडीज, यानी काले मजबूत शीशम जैसे शरीर। ये शब्द पेड़ों की शाखाओं के लिए हैं, लेकिन ये उन्हें एक इंसानी रूप दे देते हैं। और अब वो नेकेड हैं, बिल्कुल नंगे। इससे एकदम कमजोरी, बेइज्जती और पीड़ा का एहसास होता है। यहाँ तो शायर ने कमाल ही कर दिया। पीले पत्तों को पेड़ों का दिल कहा गया है। सोचकर देखिए, ये कितना शक्तिशाली मेटाफर है। इसका मतलब है कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ, उनकी रूह पर हुआ है। उनके अस्तित्व के केंद्र को, उनके दिल को ही झंझोड़ कर निकाल फेंका है। और उन दिनों का, उन पत्तों का क्या हाल हुआ? उन्हें जमीन पर स्कैटर कर दिया गया, बेपरवाही से इधर उधर फेंक दिया गया, जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो, जैसे किसी की सबसे अनमोल चीज को कचरे की तरह फेंक दिया गया हो। ये पूरी तरह से अनादर दिखाता है। तुबानी के तबाही के बाद क्या बचता है? अब कविता का फोकस इस हमले के नतीजे पर जाता है, और नतीजा है एक ऐसी दुनिया जहां हर आवाज को खामोश कर दिया गया है। एक ऐसी खामोशी जो कान फाड़ दे। अब सोचिए, वो दिल, वो पत्ते जमीन पर पड़े हैं और उन्हें कोई भी ट्रैम्पल कर सकता है, यानी अपने पैरों तले कुचल सकता है। और सबसे डराने वाली बात, एक सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट तक नहीं, एक आह तक नहीं निकलती। ये डर और लाचारी की चरम सीमा है। अब आते हैं पंछियों पर। पंछी जो सपनों का पैगाम लाते हैं, हेरल्ड ड्रीम्स। उन्हें उनके गीतों से ही एग्जाइल कर दिया गया, जैसे देश निकाला दे दिया गया हो। यहाँ पंछी सिर्फ पंछी नहीं है, वो उम्मीद है, वो आर्ट है, वो आज़ाद सोच है, जिनको खामोश कर दिया गया। और खामोश भी कैसे किया? आहिस्ता से नहीं, टॉर्न आउट, मतलब गले से आवाज को नोचा गया है। ये शब्द, इसकी क्रूरता को महसूस कीजिए। ये बताता है कि विरोध की हर आवाज को कितनी बेरहमी से कुचला गया है। और ये लाइन, ये इस कविता की जान है। पंछी धूल में गिर गए, इवन बिफोर द हंटर स्ट्रंग हिज बो। मतलब शिकारी ने तो अभी अपना तीर कमान तैयार भी नहीं किया था। इसका मतलब साफ है, उनकी हिम्मत, उनकी विल टू फाइट पहले ही मर चुकी थी। असली खतरा आने से पहले ही वो हार मान चुके थे। यहाँ तक इस कविता में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, निराशा है। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। कवि इस अंधेरे के बीच से एक आवाज उठाता है, एक प्रार्थना के रूप में। और प्रार्थना किससे की जा रही है? गॉड ऑफ मे से। पतझड़ के देवता से नहीं, मे यानी वसंत के देवता से। वसंत जो जिंदगी है, नई शुरुआत है, पुनर्जन्म है। ये ऑटम के विनाश का ठीक उल्टा है। कवि दया की, रहम की भीख मांग रहा है। तो इस प्रार्थना को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, दया की मांग। फिर पुनर्जन्म की रिक्वेस्ट। उसके बाद जिंदगी के लौटने की उम्मीद। और आखिर में बस एक आवाज की पुकार। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, कवि सिर्फ जिंदगी नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है पैशन ऑफ योर रेजरेक्शन, तुम्हारे पुनर्जन्म का जोश। ये सिर्फ सांस लेने की बात नहीं है, ये पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ मौत को हराकर वापस आने की विनती है। और ये इमेजरी देखिए, मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड अगेन। मृत नसों में फिर से खून दौड़ा दो। ये उस चीज में जान फूकने की बात है जिसे सिस्टम ने बिल्कुल मुर्दा मान लिया है, जिसमें उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं छोड़ी है। और इस लाइन में जो विनम्रता है, उस पर ध्यान दीजिए। कवि ने ये नहीं कहा कि सब पेड़ों को हरा कर दो, नहीं। उसने कहा गिव सम ट्री, किसी एक पेड़ को ही सही,
बस एक पेड़ को हरे रंग का तोहफा दे दो। मतलब उम्मीद की शुरुआत के लिए एक छोटा सा इशारा ही काफी है। तो अब तक हमने इस कविता को लफ्ज बा लफ्ज समझा, पर इसका असली मतलब क्या है? ये पेड़, ये पंछी, ये पतझड़, ये सब किसका प्रतीक है? चलिए इसके सिंबलिज्म को डीकोड करते हैं। ये टेबल दोस्तों इस पूरी कविता का एक्सरे है। जो मुरझाए हुए पेड़ हैं वो दरअसल शोषित लोग हैं, एक टूटा हुआ समाज। जो खामोश पंछी हैं वो हमारी दबाई हुई आवाजें हैं, हमारे खोए हुए सपने। पतझड़ का हमला वो अत्याचार है, जुल्म है। और वसंत के लिए प्रार्थना वो आज़ादी की, एक नई सुबह की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं ये कविता कैसे एक सफ़र है। एक सफ़र पूरी तबाही से लेकर एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही डेस्परेट सी उम्मीद तक का। घने अंधेरे से रोशनी की एक टिमटिमाती हुई किरण तक का। और कविता खत्म होती है इस छोटी सी लेकिन सबसे पावरफुल लाइन पर, लेट वन बर्ड सिंग। बस एक पंछी को गाने दो। इस एक लाइन में पूरी कविता का, पूरे संघर्ष का, पूरी उम्मीद का सार छिपा है। ये एक आवाज़ ही काफ़ी है पूरे जुल्म के मौसम को चुनौती देने के लिए। तो आखिर में ये कविता सिर्फ एक मौसम के बारे में नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ इंसानी जज्बे की अमर कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, उम्मीद की, विरोध की एक छोटी सी आवाज़ भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।